अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात में जीत के बाद से तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है, चाहे वो आम इंतखाबात में धांधली के ऊपर अपोजिशन का शोर मचाना हो या फिर वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब का जो मरला रहा है उस पर हो। हर मोड़ पर अपोजिशन में पड़ने वाली जो दरार है इसने तहरीक इंसाफ के लिए आसानी ही पैदा की है। अब की बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है वो है सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात, वो भी इन हालात में जब तहरीक इंसाफ अपने दावों और वादों के बरखिलाफ IMF में चली गई है, बिजली महंगी, सुई गैस महंगी हो गई है, CNG की कीमतों में इजाफा और फिर चंद जो मतनाज़ तैनातियाँ की गई हैं, इस पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का सामना है। नवाज शरीफ की रिहाई को भी किसी डील के तनाजुर में ही पेश किया जा रहा है। सारी सूरत हाल में जो ज़िमनी इंतखाबात 14 तारीख को होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात जैसी कारकर्दगी क्या इसमें दिखा पाएगी? यूँ तो 35 हल्कों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें से 11 कौमी और 24 सूबाई हल्के शामिल हैं। हुकूमत को मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए तहरीक इंसाफ की इन हल्कों में जो कामयाबी है उसकी क्या अहमियत होगी, जबकि एक अरसे से एक दूसरे की जो मुखालिफत करती आ रही दो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा से रूल भी किया और सबसे ज़्यादा रूल किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने इन इंतखाबात में इत्तेहाद कर लिया है, सीट एडजस्टमेंट कर ली है। क्या ये इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में कारआमद होता नज़र आएगा या फिर जिस तरह सदर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में हुआ वैसे ही ज़िमनी इंतखाबात में भी इनका इत्तेहाद तितर बितर हो जाएगा, जबकि वही इलेक्शन कमीशन है, वही निज़ाम है, वही ओहदेदार है? क्या ये दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात के बाद फिर से धांधली का रोना रहेंगी? बहुत बड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का कि वो ऐसा कोई भी ग्राउंड ना छोड़ें जिस पर अपोजिशन को दोबारा से तनकीद का सामना करना पड़े। अहम सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और नवाज शरीफ की सियासत में एक्टिव ना होने से नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को IMF में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। IMF ने पाकिस्तान से गुज़श्ता दौरों में अदवार में जो लिए जाने वाले जो कर्जे हैं उनकी शफाफ तफसीलात भी मांग ली हैं, जिसके बाद IMF अब ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को कितना कर्जा देना चाहिए और पाकिस्तान कर्ज वापस कर भी सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या IMF पाकिस्तान के कर्जे की दरख्वास्त को रिजेक्ट भी कर सकता है और क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास IMF के पास जाने के अलावा क्या दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है या यही आखिरी ऑप्शन था? जबकि हालात से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तमाम मुश्किलात ने एक ही साथ में घेर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के दौरे पर आए एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो वफ्द है, अब तक FATF की ग्रे लिस्ट में इसे नाम निकाले जाने के सिलसिले में जो किए जाने वाले इकदाम होते हैं, इससे जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है इससे अभी तक मुतासिर नहीं हुआ। क्या आइंदा साल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में होने के मुल्की और ख़ारजी मामलात पर किस किस्म का इम्पैक्ट हो सकता है? अब इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में कराची की जो सियासत है एक बार फिर से बदलती हुई नज़र आ रही है। फारूक सत्तार ने MQM में फिर से इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया है और MQM को जो 5 फरवरी वाली जमात थी, कहा है कि इसको उस मोड़ पर दोबारा जाकर खड़ा किया जाए कि उसको 5 फरवरी वाली पोजीशन पर दोबारा से बनाया जाए। क्या आने वाले दिनों में कराची की सियासत में कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है? इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कराची स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं माहिर मौशियात सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शहजाद चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। अब से ठीक 2 घंटों के बाद जो कैंपेन है उसका वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। 35 हल्कों में परसों ज़िमनी इंतखाब होना जा रहा है और PP और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट हुई है, ऐसी सिचुएशन में जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, जब PTI की हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, मुख्तलिफ मामलात को लेकर तनकीद भी हो रही है, क्या ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इस बात का तयन करेंगे? अब क्या ये चीज़ नज़र आएगी कि अवाम तहरीक इंसाफ की जो अब 2 महीने की पिछली कारकर्दगी है किस हद तक मुतमईन है? ये कह सकते हैं एक छोटा सा टेस्ट होने जा रहा है PTI की हुकूमत का। देखिए, आपने तकरीबन तमाम नुकात जो थे वो अपने इब्तदाइये में कहे और बिल्कुल सब के सब अपनी जगह जायज़ हैं। बादियो नज़र में PTI के ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आता है। वो इस तरीके से कि उनके बारे में जो गुफ्तगू या बातचीत या डिस्कोर्स है वो बड़ा हद तक एक नेगेटिव स्लांट के साथ है। कीमतें बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, IMF के पास जाना पड़ गया। अब ये सब की सब चीज़ें अपनी तौर पे तो ठीक हैं,
उनकी उनकी वजूहात हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के अंदर आईजी का मसला, ये सब चीज़ें मिलके एक ऐसा एक तासुर पैदा करती हैं कि गालिबन पीटीआई के काबू में चीज़ें नहीं आ रही। अच्छा, अब ये सच है या झूठा है वो अलग बात है, लेकिन तासुर अपने तौर पे ये कायम हो चुका है। अच्छा, एक तो ये हो गया। और दूसरी साइड पे क्या नेगेटिव्स हैं? नेगेटिव्स ये हैं जी कि जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब अभी तक फाल नहीं हुए सियासत के अंदर, शहबाज शरीफ साहब का भी रोल कोई ज़्यादा जाहिर है कि अब तो वो पाबंद सलासल हैं या कुछ डिटेंशन में हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, कुछ पीएमएलएन के अंदर जिस किस्म की एक यगानगत या जिस किस्म का एक वो नज़र आना चाहिए था, एक रिएक्शन कि उनकी टॉप लीडरशिप के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया है, वो भी उस तरीके से सामने नहीं आया जो कि कोई एक मोमेंटम क्रिएट करता। मैं तहरीक का नाम नहीं लेता, नहीं भूले ना कि शहबाज शरीफ की रैली भी तो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकी थी ना, वो जेल पहुंच गए थे, रैली वो भी नहीं पहुंची थी, रिएक्शन हमें तब भी नजर नहीं आया था जी। तो मोमेंटम एस्टैब्लिश नहीं कर पाई पीएमएलएन, ये तो उनके बराबर यानी खिलाफ जाता है। अच्छा, और लेकिन जो चीज़ हक में जाती है वो ये है कि ये तासुर कायम करना कि पीएमएलएन को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल इलेक्शन से पहले उनको डिटेंशन में कर दिया गया ताकि इनको ये लोग इनकी मदद कर रहे हैं पीटीआई की, ताकि पीटीआई इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा। मेरे ख्याल में सिर्फ एक वाहिद चीज़ जो मेरे नज़रिए में या मेरे तज्ज़िये में आती है वो ये है कि इन तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो तमाम हलके हैं, वहां पे देखा जाए कि असल में पलड़ा पहले किसका भारी था और अब क्या होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे 124 है, अब 124 से कोई मर्जी ट्राई कर ले, वो जो हमजा शहबाज की सीट है वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है पीएमएलएन की, हमेशा से रही है, अब भी रहेगी। कोई बहुत बड़ा अपसेट वहां होने नहीं जा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जीत रहे हैं यहां से। एनालिसिस 131 एक बड़ी क्लियरली हॉटली कंटेस्टेड सीट होगी। ख्वाजा साद रफीक साहब पे प्रेशर है, लेकिन आप देखेंगे कि हुमायूं साहब भी कुछ ना कुछ जोर लगाएंगे। वहां पर आपको पीटीआई के ऊपर जो नेगेटिव एस्पर्शंस हैं इसका असर नजर आ सकता है। इसीलिए इसी तरह हर सूबाई हल्के तक आप चले जाएं तो वहां पे ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश है। जिस तरह आपको बताएंगे मजहर अब्बास साहब के इलेक्टेबल्स की सियासत है गालिबन, जो कि अपना अपना असर दिखाती है, अपना चेहरा दिखाती है। वो इलेक्टेबल पीटीआई के पास है तो पीटीआई जीत जाएगी, वो इलेक्टेबल पीएमएलएन के पास है। हाँ, जहां पे बहुत टाइट थी रेसेस हैं वहां पर पीटीआई के खिलाफ एक किस्म का जो थोड़ा बहुत एक तासुर आया है वो शायद उनके हक में नहीं जाएगा। तो इंटरेस्टिंग दिन है कल व परसों वाला, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग सोचते हैं। मजहर अब्बास साहब, आम तासुर तो यही है कि, और हम देखते भी हमेशा से यही आए हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में वही पार्टी जीती है, रूलिंग पार्टी जीतती है। अब लाहौर में जो दो बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, NA 131 जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला हुमायूं अख्तर साहब से है पीटीआई के, NA 24 शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला पीटीआई गुलाम मोहिउद्दीन साहब से। तासुर तो यही है कि रूलिंग पार्टी जीतती है, लेकिन जो मैंने इंट्रो में भी बात की और जो भी शहजाद चौधरी साहब भी कर रहे थे, जितने भी इकदाम हैं उन्होंने ये भी बात की कि टर्नआउट भी बड़ा कम हो सकता है। तो ये सारे इम्पैक्ट नजर आएंगे। 25 जुलाई का ट्रेंड आपको बदलता हुआ नजर आएगा, या जो वो एक तासुर है कि नहीं जी रूलिंग पार्टी ही जीतती है ज़िमनी इंतखाबात? शुक्रिया। देखिए, शहजाद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में एक सरसरी सा जायज़ा पेश किया है उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में। एक तो ये कि ज़िमनी इलेक्शंस आम तौर पे अगर ट्रेडिशनली उठा लें, माँ सिवाय एक दो इलेक्शंस मुझे याद हैं जिसमें टर्नआउट बहुत अच्छा होता है, अच्छा हुआ है। बाय एंड लार्ज कम ही होता है टर्नआउट, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ओवरऑल इलेक्शन का टेम्पो बहुत होता है, इसमें टेम्पो नहीं है इसके। और इसमें एक और भी वजह से टर्नआउट लो होगा कि जो की लीडर्स हैं वो बाहर नहीं हैं। पीएमएलएन के की लीडर्स जो हैं वो ज़ाहिर जेल में हैं या कस्टडी में हैं। इमरान खान खुद कैंपेन नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वज़रा कैंपेन नहीं कर सकते, तो वो उनकी डिसएडवांटेज है। जो पीटीआई का एडवांटेज है वो दो हैं। एक एडवांटेज ये कि टाइम का एडवांटेज, कि वक्त लोग अभी कहेंगे कि यार इतना अभी टाइम नहीं हुआ, अभी उनको और टाइम देना चाहिए, तो वो उनके हक में जाती है बात। और जाहिर है हुकूमत यही है, हुकूमत कहीं जा नहीं रही, कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं हैं गवर्नमेंट के जाने के, तो वो टिल्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है। लेकिन दो चीज़ों में
एक आम आदमी की सतह पे उसका बड़ा रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, जिससे खुद इमरान खान भी परेशान है और इसी वजह से गालिबन वो कल कौम से खिताब करके ये चीज़ इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे लिहाज से ज़िमनी इलेक्शन से पहले उन्हें इस तरह का खिताब नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएनजी और गैस ये डायरेक्टली आम आदमी को अफेक्ट कर रही हैं। हिट किया है बिल्कुल, क्योंकि सीएनजी सिर्फ इस वजह से अफेक्ट नहीं कर रही कि वो उसके पास कोई रक्षा या टैक्सी है, बल्कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो उस रक्षे में बैठ रहा है उस पर भी जाएगा। बसों के किराए बढ़ गए तो एक आम आदमी उससे मुतासर हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे आम आदमी या लोअर मिडिल क्लास का आदमी मुतासर हो रहा है और खासी हद तक मुतासर हो रहा है। तो लोग अभी इस उसमें हैं कि यार ये तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे पीटीआई से कि इतनी जल्दी एकदम कीमतें ऊपर चली जाएं। लेकिन अगेन जो एडवांटेज उनको मिल रहा है वो सिर्फ इस चीज़ का मिल रहा है कि वो कहेंगे अभी 60 दिन हुए, 60 दिन में हो सकता है कि आगे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आगे जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो एक उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं निचला तबका इसको नेगेटिव रिएक्ट करेगा 14 को कर सकता है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि जो इनका अगर ये चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हुई तो इसके असरात जो है आगे जाते बल्दियाती उसमें भी पड़ेंगे इनके ऊपर और ओवरऑल भी पड़ेंगे, पॉलिटिकली भी पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त थोड़ा सा एज मैं फिर भी पीटीआई को दूंगा एज कंपेयर टू पीएमएलएन, कि पीटीआई को एज हासिल है इस वजह से। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद सिंबॉलिकली तो होगा, लेकिन इसका इतना असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि पीटीआई का नैरेटिव हमेशा से ये रहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सही, तो ये सीट एडजस्टमेंट कितना नुकसान दे सकती है जफर इलाही साहब? आप तो हमेशा बात करते आए हैं, ये सिर्फ बार से ही जो है ना वो ड्रामेबाजी करते हैं। अंदर से नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा से एक रही है। हमने सदर का इंतखाब देखा, वजीर आजम का इंतखाब देखा, तितर बितर नजर तो आए, लेकिन अब देखे ज़िमनी इंतखाबात में फिर एक हो गए। अब एक हो गए, अब एक ही रहेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इधर नारा क्या है। इधर नारा ये है कि भाग सकते हो तो भाग लो, तबाही आ गई है। देखिए बात असल ये है शाजिया कि आप सोचे, आपने तो आटा, दूध, केटू, सिगरेट्स, रिक्शा, बसेस, इंटरसिटी बसेस, दाल, सब्जी, पेट्रोल, हर चीज बढ़ गई है। ये जो लोग हैं दे बिकम वेरी अपसेट। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इलीगल हाउसेस, 400 इलीगल हाउसेस इस्लामाबाद में या किधर पता है उधर जो गिराए गए थे, आप मुझे बताएं उनमें से कितने अमीर लोगों का घर था? और अगर अमीर का घर मैं आपको बताता हूं नहीं था। क्यों नहीं था? कि एक आदमी बेचारा जो कह रहा है कि मेरा घर गिर गया है, मेरे पास छत नहीं है, मैं अब डाकू बनूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको एक अमीर आदमी नहीं मिला जिसका घर इलीगली कंस्ट्रक्टेड है? तो क्यों किया आपने? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों अपने मुझे पता है कि आपको क्यों ये सब तनख्वाह ये सब चीजें बढ़ गए हैं कीमतों में, मुझे पता है, आप भी जानते हैं, सब समझते हैं, ये आपका कसूर नहीं है। मगर साथ साथ जिस तरीके से आपने अपने आप को हैंडल किया है वो लगता ये है कि एक आप क्लूलेस हैं, आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं आती और आप अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग टू द पीपल प्रॉपर्ली। तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब का बिगिनिंग जो है ये बड़ा कमजोर सा बिगिनिंग है। सही। और सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही है वो IMF के पास जाने पर हो गई है। डॉलर कहाँ पहुंच गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, CNG महंगी हो गई। अब समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब ये मामला क्या वाकई इतना सादा है? क्योंकि माहिरीन हम लोग भी जब बात करते हैं वो कहते हैं 3 से 6 महीने में इसके कोई पॉजिटिव असरात नहीं आने वाले। आने वाले दिन जो है महीने में मजीद मुश्किलात और कठिन साबित होंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी 3 चीज़ों की तरफ मैं इशारा करूँगा। एक तो ये कि ये दरअसल मई में जब बजट पिछली हुकूमत ने जाते हुए बनाया तो उस वक़्त ये सवाल पैदा हुआ था कि क्या उनको ये बजट बनाना भी चाहिए था कि नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने अगले साल में तो हुकूमत नहीं करनी थी, उस वक्त पार्टी अगर आ जाती तो बना लेती बजट। उस वक्त ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद फरमाया था कि 22 बिलियन की हमें जो शॉर्ट फॉल है उसको पूरा करना होगा। मगर ये कहीं नहीं बताया गया था कि पिछले सालों में जब पता था कि ये मेच्योरिटी आने वाली है
2018 में, तो क्या फिर इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन मैं इसके साथ पीटीआई के बारे में भी ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हें इस तरह की बातें जो इलेक्शन कैंपेन में तो की थी, मगर जैसे हुकूमत संभाली थी उन्हें बताना चाहिए था कि दरअसल जो हालात इस वक्त हैं उसमें अगरचे हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए, मगर शायद हमें कोई इतनी, इससे पहले भी आपने देखा होगा जो हमारी हुकूमत आई थी बीच में केयर टेकर, वो तो एक प्लान बना गई थी कि हमें कैसे आईएमएफ की तरफ जाना है, बल्कि बातचीत शुरू हो गई थी, उनकी टीम भी आ गई थी और वो वैसे भी हमारे हालात का जायज़ा लेते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने पिछले $6 बिलियन भी अभी लेने हैं और वो जाहिर है कि उसकी मैच्योरिटी भी आ रही थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ गलती जो इनसे हुई है कि इनको शुरू में ही आते ही इतना 2.5 महीने का जो डिले किया है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए ना, अगर आपको वाकई मईशत को लेकर आईसीयू में जाना है तो वो तो आपको जाना ही था, उसके ऊपर आपको इस कदर जो था बिल्ली डिल्ली करना या ये उम्मीदें रखना कि हमें बहुत से और जगह से मिल जाएगा, या तो वो बहुत डेफिनेटिव होता। मैं ये नहीं कहता उन्होंने कोशिश नहीं की, शायद चाइना से बात की हो, सऊदी अरेबिया से बात की हो, मगर बाहर तौर IMF के प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब खुद असद उमर साहब की जो कारकर्दगी उस पर नाराजगी का इजहार करें कि आपको पहले सारी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर तो जो भी बात हुई होगी, मगर हम एक डिस्पैशनेटली एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के लिहाज से या ये कह सकते हैं कि यहाँ जजमेंट एरर भी हो सकती है और होमवर्क का ना होना, दोनों चीज़ों का जी था। अब ये है कि अगर हमारी चूँकि डॉलर के मुकाबले में रुपये बहुत अप्रिशिएट हुआ है, क्या हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ेंगी, क्या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या रेमिटेंसेस इम्प्रूव होंगी। अगर अगले 6 महीने में समझिए कि 10-12 बिलियन डॉलर का जो है इस तरीके से आ जाता है और 10-12 बिलियन डॉलर की हम बाहर से और रेजिंग कर लेते हैं, तो फिर 6 महीने के बाद हमारा ये वाला क्राइसिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला है ये तो ख़त्म हो जाएगा और इकॉनमी जो है उसके अंदर जो ग्रोथ का एलिमेंट है एक्सपोर्ट से वो भी बढ़ जाएगा। तो पेसिमिज्म की बजाय मेरा ख्याल है कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि शुरू का जो पीरियड था उसमें तो दे हैड नो ऑप्शन मेरे हिसाब से, गो कि उन्होंने खुद अपने लिए जगह तंग की और अपने लिए क्रिटिसिज्म जो था वो खुद उन्होंने अपनी तरफ उसको मरकूज किया। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आकर ये ज़रूर बताएगा कि मुश्किल हालात के बावजूद भी 2008 से उन्होंने IMF का प्रोग्राम बंद किया हुआ है और उन पर उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उनके प्रोग्राम के बगैर अपनी जो मैशियत है उसको चला रहे हैं। हम वैसा मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते, इस पर बात करेंगे। मुझे वक्फा लेना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, इसमें वैसे कोई शक तो नहीं कि IMF जो है मगरिब की जो मुआशी सियासत होती है उसको कंट्रोल भी करता है। IMF पर अमेरिका और जो दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी इजारादारी भी है। अब IMF ने जो चीनी कर्ज़ों की तफसीलात मांगी हैं, अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका जो है ये IMF की आड़ में एक जो चीनी फैक्टर है पाकिस्तान में, आप वो CPEC के मंसूबे को लेकर देखें, इन सब मंसूबों को इनडायरेक्टली टारगेट करने की एक कोशिश है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 18वीं दफ़ा है कि पाकिस्तान जाएगा IMF के पास। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बेहतर शायद उसको ज़्यादा कोई एक आध का फ़र्क हो। 18वीं मरतबा IMF के पास जा रहे हैं, इसका मतलब 18 मरतबा हमने कोशिश की है ब्रिज फाइनेंसिंग करने की ताकि हमारी इकॉनमी को मुश्किल वक्त से निकाला जा सके, बेल आउट किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाई। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और डॉक्टर साहब जैसे जो काबिल लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हर मरतबा क्या हुआ। मैं एक थीसिस पेश करता हूँ, हो सकता है गलत हो। मुझे यूँ लगता है कि जब भी हमें IMF से इमदाद मिलती है या वहाँ से हम कोई लोन लेते हैं तो उसके बाद जो उसका इस्तेमाल है वो उस नौइयत का होता है जो कि हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान होते हैं वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर को खूबसूरत कर दिया, मिसाल के तौर पे कई अपने नाम तख्ती के साथ कुछ अस्पताल बना दिए, इस तरह का जिसका कुछ फ़ायदा आवाम को हुआ, कुछ को ना हुआ, यानी उसको इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी ये जो गवर्नमेंट आई है, अब ये IMF के पास गई है, इसको मेरी नज़र में तो 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली ये कि IMF से जो पैसा मिलता है उसको अपने जो इनके रिजर्व्स ख़त्म हुए हैं रिजर्व्स को सॉलिडिफाई करे, और शायद ये कंडीशन भी होगी उनकी कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत करें। लेकिन इनको फिर भी पैसा चाहिए उन कामों के लिए जहां पर के मईशत को उसकी जो पहिया है उसको वापस चलाया जा सके।
उसके लिए अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, बाहर से कैसा पैसे मंगवाएंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब या इनकी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है अभी भी इस उम्मीद में है कि मैं 800 अरब जमा कर लूंगा टैक्स से या किसी ऐसी चीज से, या मैं अपील करूंगा तो बाहर के लोग पैसा लेके पाकिस्तानी आ जाएंगे। वो हुआ नहीं है, ना ही वो कोई करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि ये पैसा जो भी कहीं से आएगा, चाहे सऊदी अरब से आए, चीन से आए, उसको इस तरह इस्तेमाल करना है और इस तरह होना चाहिए कि वो इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल हो। चाहे ये जो IMF वाला है ये आपको फॉरेन एक्सचेंज जो आपके रिजर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ अक्ल समझ चाहिए होगी इसको इस्तेमाल करने के लिए। जहां तक चीन के साथ तल्लुक का जिक्र किया आपने कि चीन के साथ, देखिए IMF के साथ जब बैठेंगे तो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को वाज़ेह करना पड़ेगा। सही। आप उन पे ये शर्त लगा सकते हैं, जिस हम आप पे शराइत लगाएंगे, 8-10 शराइत वो भी लगाएंगे। आप भी एक लगा लीजिए कि हम आपके सामने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो तो कर रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी ये पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए नहीं है। मज़हर अब्बास साहब, एक और बड़ा फैक्टर है जो लोकल इन्वेस्टर जो है उससे बहुत खौफजदा हो गया है। आपको भी पता है FIA कितना एक्टिव हो गया है, NAB कितना एक्टिव हो गया है। बहुत से लोगों से जब मैंने आज बात करने की कोशिश की तो उसका लुब्बे लुबाब यही निकला कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता है, जिस तरह NAB कर रहा है, FIA कर रहा है। आई डोंट नो अब वो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं या अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट उनको करने का तरीका नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए गैर यकीनी सूरत हाल अगर आपकी रहेगी, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल रहेगी, आपके अमन व अमान पे क्वेश्चन मार्क रहेंगे, तो फिर जो भी इन्वेस्टर है ये सारी चीज़ें देखता है कि ये एनवायरनमेंट है ऐसी कि मैं यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकूँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहाँ मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। और इसमें जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप याद रखें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये जो पाकिस्तान स्टील का मसला हुआ था, ये प्राइवेटाइजेशन वाला मसला जो हुआ था, इसकी वजह से आपको खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो जो इन्वेस्टर है, ख़ासतौर पे फॉरेन इन्वेस्टर है, वो ये ज़रूर इन चीज़ों को देखे, इन चीज़ों को देखता है। और जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं इस सूरत हाल में, लेकिन मैं ग्राउंड पे जो चीज़ें देखता हूँ उसमें मुझे वो इन्वेस्टमेंट आती हुई इसलिए नहीं नज़र आ रही कि आपके यहाँ एक अनसर्टन सिचुएशन आज भी मौजूद है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बज़ाहिर इलेक्शंस हो गए हैं, एक नई हुकूमत आ गई है, कोई एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी नज़र नहीं आता, लेकिन एक गैर यकीनी सूरत हाल है क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्टोरली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है। यानी अगर फ़र्ज़ करें ज़िमनी इलेक्शंस में अगर 50% सीट्स भी PTI हार जाए तो इक्वेशंस बड़ी बदल सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा अहम होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक होती है। सही। ये जो डॉलर्स वाला मसला हुआ है, ये जो IMF वाला मसला हुआ है, देखिए जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो शराइत उसकी आती हैं, आपकी नहीं आती हैं। जो पैसा दे रहा है आपको वो हिसाब भी मांगेगा, शराइत भी लगाएगा। बिल्कुल सही। आप यानी जिस तरह एक हमेशा ये कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आपने हमें ये देखना है कि हमने साल जो इतना पैसा लिया है, चाहे वो कर्ज की उसमें लिया है या दूसरी मद में लिया है, उसके असरात नीचे तो नजर नहीं आते। सही। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी हिलाली साहब। देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे क्या ये हल कैसे होंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि IMF ने आपको कोई पैसे नहीं देने हैं जब तक आप 18th अमेंडमेंट को बदल ना दे। सोचिए, 18th अमेंडमेंट को आपको बदलना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज विल बी रिक्वायर्ड। क्यों? वो कहते हैं कि जितने पैसे पाकिस्तान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं वो सब पैसे तकसीम होते हैं 5 से, और फेडरेशन को जो मिलता है 30%, 70% प्रोविंसेस को और 30% समझे फेडरेशन को। और वो 30% जो है वो काफी नहीं है पेंशन्स के लिए, आर्मी एक्सपेंडिचर के लिए, कर्ज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। वो कोई चीज बाकी नहीं रहता है आपके पास। और हम जानना चाहते हैं कि आप अपने पैसे कैसे हमें वापस करेंगे। और जब तक आपके पास एक चेंज नहीं आएगा, फेडरेशन स्ट्रांग नहीं होगी और एक क्रेडिबल अमाउंट उसके पास नहीं आएगा, हम आपको पैसे नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात,
आप हमें बताएं, सीक्रेट या ना सीक्रेट, जो चौधरी साहब भी जिक्र कर रहे थे, हमें जानना चाहिए क्या कंडीशनैलिटीज हैं आपके चीन के लोन पे। और हम चीन का लोन जो है, जो पैसे आप कमा रहे हैं, हम आपको अगर कर्ज दें और जो पैसे आप कमा रहे हैं, वो पैसे वी विल बी द फर्स्ट इन द क्यू। इन अदर वर्ड्स, जो वो पैसे आने हैं वापस हमें, वो हम नंबर 1 होंगे, वो पैसे चीन को नहीं जाएगा। तीसरी बात, आप जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवंबर को चाइना। शाजिया, ये बड़ा सीरियस मैटर है। अगर चाइना ने कहा उनको चलो हम तुम्हें ज्यादा इमदाद देते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। किसको? आईएमएफ को। और अगर आईएमएफ कहें कि नहीं लो, हम नहीं मानते, तुम लोग के पास कंडीशनैलिटीज इतने हो गए हैं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो चीन का जो असिस्टेंस है उसको रिजेक्ट करो। सही। माई गॉड, कैन यू इमेजिन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बहुत बहुत सेंसिबल, बड़ा ये है, सेंसिटिव मैटर है। अब हम कैसे इसको निगोशिएट करेंगे? क्या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो एमबीए किया है उन्होंने पता नहीं किस यूनिवर्सिटी कराची में, क्या वो करेंगे? कौन है हमारे पास कोई और? ये डॉक्टर साहब को ले जाएं साथ, शायद मदद करें उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज एक जगह पढ़ रही थी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है उसके लिए इस तरह के जो इकदाम होते हैं आईएमएफ में जाना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि रेगुलेटेड सिस्टम के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, तो वो अपने आप सेफ समझता है कि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो वो सेफ होगी। किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है? क्योंकि इंटरनली तो ज़ाहिर बड़ा नुकसान होता है, एक नेगेटिव साइड है, महंगाई हो गई, जैसे डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कदर कम होगी, वो तो हमारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए कितना ही पॉजिटिव होता है? जी, दरअसल आईएमएफ का ये जो हम 14वीं दफ़ा जाएंगे इस प्रोग्राम में, 22 साल हमने, जी 22 साल हमने गुजारे, और सही फरमा रहे थे हमारे सारे शुरका के ये एक सर्कल ऑफ मिस्टेक्स है, यानी एक दायरा है जिसमें उन्होंने भी गलतियां की और हमने भी। उन्होंने ये गलती की कि एक तो देखिए रिजर्व्स को कंसोलिडेट उस वक्त करते हैं जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि आपके पास, जैसे अभी हमारे पास 2 महीने के भी इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं हैं, और एक सूरत हाल वो होती जहाँ वो आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देते हैं ताकि आप सस्टेनेबल हो जाएं, और जो आपका ऑलरेडी डेट होता है उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा मसला होता है। ये चाइना वाला इशू यहाँ से खड़ा हो रहा है कि अभी पाकिस्तान का जो डेट है बाहर का, वो इस हद तक है कि वो पूछते हैं कि ये क्या सस्टेनेबल आप हैं? अच्छा, आपकी इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी को वीज़ा वी आपकी जो फॉरेन ऑब्लिगेशंस है वो 2 तरीके से देखा जाता है। एक ये कि आपके पास रिज़र्व, वो तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है। दूसरा है कि फ्यूचर में आपके पास कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, रेमिटेंसेज में इजाफा होगा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। जो आपका ये सवाल था कि अगर आपके यहाँ ये एक करेक्शन आ जाए और आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि अब आप करेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो और आपकी इकोनॉमी के अंदर अगले, हाँ, वो फिर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। अब पाकिस्तान का क्राइसिस ये हुआ कि पिछले, आपने देखा होगा कि अरसे दराज से हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे गई। चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट आई है वो ज़्यादातर लोन्स हैं, इसलिए वो ये एतराज़ करते हैं कि ये आपके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, यानी ये पावर प्लांट्स किसी बिल्ड ऑन टैरिफ की बुनियाद पर नहीं लगे, बल्कि इसका लोन आपको वापस करना है। और कुछ आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब स्कूक वगैरह जो इशू करके गए बहुत हाई प्राइस पर, वो भी इसी साल पे मैच्योर हो रहे थे। उन्होंने जो हमारे साथ मुल्क के साथ ज्यादती की वो ये था कि उन्होंने 10 साल का उनको और 5 साल की जो मियाद थी वो उनको पता था कि ये जाकर वहाँ आएगी जब हमारे इलेक्शन क्रॉस हो जाएंगे। अगर हम आ गए तो और कर्जा ले लेंगे, और अगर कोई और हुकूमत आई तो बुरी तरह फंस जाएगी। और उन्हें ये अंदाजा था कि अल्टीमेटली जाना इन्हें भी पड़ेगा, क्योंकि इकॉनमी में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब जो बड़ा सवाल पैदा होगा जिसकी तरफ जफ़र साहब ने इशारा किया है वो ये है कि हम अब 1-2 ऐसे पार्ट में फंस गए हैं कि अगर हम चाइना की तरफ और मज़ीद कर्जा जात की तरफ जाएं तो ये आईएमएफ के लिए नाकाबिले कबूल होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे FATF का जो वफ़द है ये पाकिस्तान की कारकर्दगी से अभी तक मुतासिर नहीं हो सका, तो कितने ख़तरा कहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और इसके असरात क्या हो सकते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद मजहर अब्बास साहब, FATF पे तो बात करते हैं, ज़रा कराची की सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कि जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुस्सा साफ लग रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन का एक तो उनको टिकट नहीं जारी किया गया, दूसरा उनके जो पार्टी के साथ मामलात चल रहे हैं, जो MQM में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर वो चाह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाए, कारकुनान को इज़्ज़तदार जो तरीका है उससे 5 फरवरी की पोजीशन पर पार्टी को दोबारा बहाल किया जाए। ये MQM का मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? फारूक सत्तार साहब तो मंदिर से ही गायब हो गए हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो ये कि 2 दिन पहले बाई इलेक्शन से जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये कोई पुराने उसूली इख्तलाफात की बुनियाद पे आप नहीं कर रहे हैं, आप सीधा सीधा MQM पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, क्योंकि उनके मामलात उनसे ठीक नहीं चल रहे, बिल्कुल उनके इख्तलाफात हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और MQM इन जो नशिस्तें बाई इलेक्शन है, अगर इनमें से कोई नशिस्त नहीं जीतती तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा वजनी होती कि दी हम आज कहाँ खड़े हो गए बिल्कुल। लेकिन अदरवाइज MQM की हालत जो है वो 25 जुलाई से ज़्यादा मुख्तलिफ मुझे नहीं नज़र आ रही। जो उनके इख्तलाफात हैं, जो वो हैं, तो उनका एक तो ख़ास वोट बैंक MQM का, वो MQM लंदन के साथ है, वो घर बैठा हुआ है। वो जब MQM लंदन का कोई सूरत हाल बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन वो इनसे मायूस है, इख्तलाफात से। तो इसमें PTI, शायद PTI मोर और लेस PTI की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब इन इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में मुझे नहीं लग रही, माँ सिवाय इसके कि अगर MQM का वोटर कोई निकल आए तो निकल आए, वरना या तो पीपल्स पार्टी और PTI का मुकाबला होगा या फिर PTI और MQM का होगा, क्योंकि बाकी जो फैक्टर हैं वो इतने ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व या एक्टिव नहीं हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। हिलाली साहब, पाकिस्तान के दौरे पर आया एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतासिर नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था और बड़े खदशात थे, वसवसे थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। तो कितना बड़ा चैलेंज है कि मज़ीद जो वक्त होगा उसमें पाकिस्तान अपने आपको उस अप टू मार्क पर लेकर आए जिससे वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, मैं हैरान हूँ, डेलीगेशन आई और चले गई और ग्रे लिस्ट पे हम हैं, और जिससे मैं बात करूं वो कहते हैं ब्लैक लिस्ट पे जाना है। आप सोचिए तो सही कि अगर ब्लैक लिस्ट पे हम चले गए तो यू कैन नॉट हैव एन LC फॉर पाकिस्तान। मेरा दिमाग, आई एम ट्राइंग टू ग्रैपल विद दिस फैक्ट कि क्यों ज्यादा इस पे उनको क्यों कोऑपरेशन नहीं मिला। सुना है कोई काम नहीं हुआ था, अब आप कहेंगे कि इलेक्शन आ गए, ये हो गया, वो हो गया, वो चले गए। देखिए शादिया, ये क्या हो रहा है भाई? तो मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट जो है, ये अभी तक इस, आई डोंट नो, वो हमें आके कहते हैं थोड़े दिनों में सब चीज ठीक हो जाएगा, काश के हो जाए, हम इनको क्रेडिट देंगे, दुआएं दे रहे, मगर अगर ये इस किस्म का परफॉर्मेंस है तो थोड़े दिनों में नहीं होगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, जब आपके इंटरेस्ट रेट राइज होंगे, और होना ही है आपका इंटरेस्ट रेट, वो तो लोकल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब शहजाद चौधरी साहब, माजी में तो हमने देखा भी है, देखते आए हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान वापस चला जाता था, सिचुएशन बेहतर हो जाती थी, ब्लैक लिस्ट में कभी नहीं गया पाकिस्तान। अगर अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो यकीन माशी तौर पर भी नुकसान होगा, हमारे जो खारजी एतबार से मामलात हैं वो भी बहुत हद तक हमारे इससे बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनसे भी निपटना। तो मौजूदा जो क्राइसिस चल रहा है हमारी इकॉनमी को लेकर, अगर ये मामला भी आ जाता है तो ये PTI की हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी फिर? ज़ाहिर है इन्हीं पर सारी जिम्मेदारी आएगी कि इन्होंने ये सारे 10 नुकाती प्लान पर अमल दरामद करना था, उनको सेटिस्फाइड करना था। मुझे नहीं मालूम कि अगर हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो IMF फिर हमें कोई लोन किसी किस्म का किस बुनियाद पे देगा। अगर IMF लोन दे देगा, जो कि अगले 2 माह के अंदर, 2.5 माह के अंदर पैसा हो जाना चाहिए, तो फिर हमारा ब्लैक लिस्ट पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं कि एक इंटरनेशनल एजेंसी ने कमिट कर दिया कि हम इसकी इकोनॉमी को अंडरराइट करेंगे। बहरहाल वो तो एक अलहदा मामला है, लेकिन साथ ही साथ फिर यही IMF आपके सर पे बैठ के आपसे वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाले फैटअप वाला मामला करवाएगा, वो जो 20 नुकात हैं कि इनको फॉलो किया जाए और इनको एक एक चीज़ को एश्योर करवाया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक और जानना चाहता हूँ, वो बात हो रही थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मैंने पढ़ा है वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है। वो कह रहे हैं 2-3 चीज़ों में देंगे, ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक करें ताकि आपके लाइन लॉसेस वगैरह कम हो। तो अगर आप
फोकस करके उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो फिर वो पैसा आएगा। बेशक कि वो पाकिस्तान के फ़ायदे की चीज़ होगी वो भी करने की, और शुक्र है कि कोई हमें पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे हैंड आउट नहीं होगा जिस तरीके से IMF आपको हैंड आउट कर रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब ने 2 चीज़ें और कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं $20 अरब जो है ना वो मंगवाऊंगा पाकिस्तानियों से, कह के कि तुम 20 अरब तो रेमिटेंसेस करते हो, 20 अरब और भेजना शुरू कर दो। मुझे नहीं मालूम कि जो 20 अरब का जो फिगर है, जो पिछले 10 साल से या 15 साल से या 20 साल से एक कांस्टेंट है रेमिटेंसेस का, ये कैसे 20 से 40 हो सकता है? क्या पाकिस्तानियों की जो इस्तेदाद है वो बढ़ गई है बाहर के मुल्कों में? किस तरीके से ये बात करते हैं? दूसरा, एक अलबत्ता काम ज़रूर हो रहा है, और वो हो रहा है ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर। वो 20 अरब सुना है कि कोई बाहर से कमिट कर रहा है, पैसा ला रहा है 20 अरब, अल्लाह करे ले आए। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी बैंकों से ही उठा के उसको डाल देंगे, और फिर जब ये कोई पैसे वैसे बनाने वाले लोग बना लेंगे तो वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे। कोई लंदन से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, कोई पता नहीं मलेशिया से आएगा, सब लोग चले जाएंगे, हमारे बैंक खाली हो जाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि खुदारा हर कदम फूंक फूंक के लीजिए, आप ऐसी स्लिपरी स्लोप पे पांव रख रहे हैं जिसके एंड का आपको अंदाजा नहीं है। और इमरान खान साहब अपनी सिंप्लिसिटी में ऐसा ना कुछ कर जाएं कि वो तो बेचारे यहीं पे खड़े रह जाएं, बाकी सब लोग उनसे करवा के यहाँ से भाग जाएं। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल वक्त आने वाले हैं। PTI नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प एंड अ लॉट ऑफ थॉट, पता नहीं कहाँ से आएगी। शायद डॉक्टर इकराम साहब जैसा हिलाली साहब कह रहे थे, ही नीड्स टू गो एंड जॉइन देम। हिलाली साहब आपकी तरफ आती हूँ, मजहर साहब का मैं इस पर कमेंट ले लूँ। मजहर साहब, ये लास्ट कमेंट। देखिए, अगेन ये जिस तरह अभी हिलाली साहब कह रहे थे, ग्रे लिस्ट का के माने ही हम शायद उस तरीके से हमने उसको संजीदगी से लिया ही नहीं जितना संजीदा मसला था। और ये जो बिल्कुल ये जाहिर कर रहा है ये चीज़ें। और अगेन देखिए, अगर ये ग्रे लिस्ट में ही आप रहते हैं तो डाउट्स तो अपनी जगह रहेंगे, आपको सस्पेक्ट किया जाता रहेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आगे की सूरत हाल चलती है तो ये सूरत हाल हमारी ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपके पास पैसा आएगा, और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो भी रिलक्टेंट होंगी। तो और जिम्मेदारी PTI पर आएगी अल्टीमेटली। देखिए, वो तो गवर्नमेंट ऑफ द डे पे ही आती है ना। अभी तो आप पिछला आप कहते रहे, जो कुछ भी कहते रहे, मैं फिर वही बात करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे, आज से 1-1.5 साल बाद अगर आप इस सूरत हाल से नहीं निकाल पाए तो लोग फिर आपको नाकाम ही कहेंगे। बिल्कुल सही। लोग ये नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे होंगे पिछले, वो पिछले होंगे, उनको तो हमने घर भेजा था, आपको लाए हम इसलिए थे कि आप तब्दील करेंगे, आपने कुछ तब्दील नहीं किया। तो लोगों का रिएक्शन एक इकोनॉमिस्ट वाला रिएक्शन नहीं होता। वो ग्राउंड पे देखता है कि उसकी चीजें महंगी हो रही हैं, वो ग्राउंड पे देखता है उसकी सूरत हाल खराब हो गई है, महंगाई हो गई है, तो वो जो सामने हुकूमत कर रहा होता है वो उसके खिलाफ रद्द अमल जाहिर करता है। सही जी। हिलाली साहब, मुझे क्लोजिंग देनी है, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं जल्दी से ये कह दूं मैं कहने वाला था कि इनके एडवाइजर्स और इर्द गिर्द जो इमरान खान साहब के साथ हैं वो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मगर कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस है और उनको कुछ नहीं आता है उनके पर्टिकुलर फील्ड्स में। जिधर से सिविल सर्वेंट्स हैं, मैं अभी कहता हूं वो सब आधे जो हैं ये नवाजाइट्स हैं, बड़े सस्पिशियस और ड्यूबियस इंटेग्रिटी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप अपने इर्द गिर्द एक्सपर्ट्स को लाएं, जो भी पार्टी के हो, जैसे से भी आना पड़े उनको गैदर करें, उनको कंसल्ट करें। ये ना समझे कि ये जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है ये हर चीज कर सकता है आपके लिए, मैं लिख के देता हूं वो नहीं कर सकता है। इनको खुदा के लिए कहें कि ये कोई बुरी बात नहीं है, मान जाओ भाई, तुम तो क्रिकेट खेलते थे ना, अब तुम सिली मिड ऑफ से प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि यू आर ब्रिलियंट, तुम क्रिकेटर हो, और दूसरों जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। वो आपने क्रिकेटर समझ के ना थोड़ी वोट दिया था, वोट आपने मैं तो उसको वोट दिया था ईमानदारी के लिए। हाँ, तो फिर आई थॉट कि ये इसके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो इसकी अपनी कमजोरी है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी भी मेरा उम्मीद है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद बाकी रहेगी, उम्मीद दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका। हिलाली साहब हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब, शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।